चैप्टर हमारा 1 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इसे पढ़ने से पहले ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ने से पहले बेसिकली हमने यहाँ पे 3 ब्रांचेस के बारे में पढ़ना था कि जब हम किसी ब्रांच की बात कर रहे हैं, हम साइंस को बेसिकली डील कर रहे हैं। तो अभी तक क्लास 10 तक हमने साइंस क्या पढ़ा था, एक कंबाइंड सिलेबस था हमारा, जिसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को कलेक्टिवली पढ़ा। अब यहाँ पे वो क्या हो गए, फिल्टर हो गए। फिल्टर हो गए, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। एक फिजिक्स अलग हो गया, केमिस्ट्री अलग हो गया, बायोलॉजी अलग हो गया, तीनों सब्जेक्ट्स अलग अलग हो गए। तो सबसे पहले हम पहले पढ़ते थे साइंस, अब पढ़ेंगे फिजिक्स कि एक्चुअल में फिजिक्स क्या है, फिजिक्स पढ़नी क्यों है। जब उसको कैटेगराइज किया गया और एक यूनिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक साइंस एक सब्जेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया गया, क्योंकि देखा गया ये बहुत वास्ट हो रहा है, बहुत वास्ट हो रहा है। बायो के टर्म्स में बहुत ज्यादा वास्ट है, केमिस्ट्री के टर्म्स में बहुत ज्यादा वास्ट है, फिजिक्स के टर्म्स में बहुत ज्यादा वास्ट है। तो हर किसी को एक जॉब दिया गया। जैसे आपने देखा, किसी भी सेगमेंट के अंदर, किसी भी ऑफिस के अंदर, कोई भी यूनिट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आपका स्कूल लेवल पे अगर बात करें, स्कूल लेवल पे एक छोटे से लेवल से लेके सर्कमस्टांसेस चलते 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 जो टॉप मोस्ट लेवल तक चीजें जाती हैं। यानी हम बोलें कि एक छोटी पोस्ट भी है और एक हायर पोस्ट भी है। एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है और हर किसी का अपना अपना डिपार्टमेंट है, हर किसी का अपना अपना काम है। अगर कोई एडमिन डिपार्टमेंट में है तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन का काम मिला होता है, उसको अपनी जॉब पता है मुझे क्या करना है। वो कभी भी क्लासरूम में जाके पढ़ाने नहीं लग जाएगा, चाहे इवन वो उस कैपेबिलिटी रखता हो, लेकिन वो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहेगा मेरा ये डिपार्टमेंट ही नहीं है। क्योंकि मैं किस डिपार्टमेंट में हूँ, मैं एडमिन डिपार्टमेंट में हूँ, मेरा रोल टीचिंग का नहीं है। कोई टीचिंग डिपार्टमेंट का है तो वो एडमिन की नॉलेज नहीं रखेगा। किसी बच्चे को ये नहीं बोलेगा आपकी फी ड्यू है या आपका फी सबमिट है या आपको आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, ये डॉक्यूमेंट आपने क्यों सबमिट नहीं किया। वो इस बारे में बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका डिपार्टमेंट नहीं। तो ये सब चीजें क्यों हुई? जब एक्सपेंशन हुए, जब एक्सपेंशन बहुत लेवल पे हुए, तो कहीं ना कहीं हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ा। हमें देखना पड़ा कि चीजें डिवाइड हो गई हैं, चीजें बहुत ज्यादा डिवाइड हो गई। हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, अगर कोई बड़े स्केल पे फंक्शन है, तो आप देखते हैं घर में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम डिवाइड कर देते हैं। बोल दिया जाता है ना कि आप इस सेगमेंट को देख लो, आप इस सेगमेंट को देख लो, आप इस सेगमेंट को देख लो। एक डिवाइड कर दिया जाता है। आपके फंक्शन में आपके फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, आपके फादर साइड के फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, आपकी मदर साइड के फ्रेंड्स भी आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स को संभाल लेते हैं ना, कि आपके फ्रेंड्स को अगर आप ही अटेंड नहीं करोगे तो क्या वो पार्टी एंजॉय करेंगे? और अगली बार क्या कहेंगे, हमें नहीं जाना। क्यों? इसने तो मुझे एंटरटेन ही नहीं किया। चाहे इवन आपके पापा ने एंटरटेन किया हो, मम्मा ने एंटरटेन किया हो, उनसे उनको मतलब नहीं है, उनसे तो सिर्फ हाय हेलो करेंगे, वो नमस्ते करेंगे, साइड हो जाएंगे। वो क्या बोलेंगे, यार इसने अपनी पार्टी में बुलाया, अपने फंक्शन में बुलाया और मुझे एंटरटेन ही नहीं किया, मेरे पास खड़ा ही नहीं हुआ 2 मिनट भी। तो लाइक वाइज बाकी सबके साथ भी। तो हमें हमारे माइंड में पता होता है ना, हमने कितने फ्रेंड्स को बुलाया है, उसको कैसे मैनेज करना है। ये सब चीजें हमें पहले से प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं, हम सबसे पहला यूनिट जो पढ़ रहे हैं दैट इज फिजिक्स। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? फिजिक्स की। तो फिजिक्स क्या करता है, फिजिक्स का रोल क्या है, क्यों इसे सेपरेट किया गया, क्या हम लोग इसमें पढ़ते हैं? तो फटाफट से लिखें जरा, लिखें। फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। जो जो चीजें थ्योरी वाली है ना, वो साथ के साथ मैं तुम्हें लिखवा देता हूं, ठीक है, ताकि तुम लोगों को लर्न करना भी थोड़ा इजी हो जाएगा। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन्स। It is a branch of science that deals with nature and natural phenomena. फिजिक्स क्या है बेटा? ब्रांच है साइंस की जो बेसिकली नेचर के साथ डील करती है और नेचुरल प्रोसेसेस या नेचुरल फिनोमिनन्स के बारे में डील करती है। ठीक है, जैसे कि मान लें हम छोटा सा एक प्रोसेस अगर नेचुरल फिनोमिना पढ़े, इवेपोरेशन, हमने क्लास 9th में ही पढ़ा था। इवेपोरेशन हम क्या करते थे, हम अपने हिसाब से एक नेचुरल फिनोमिना है। तो इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे आप जैसे समर सीजन है, आपको बोला जाता है पानी ज्यादा पियो। रीजन, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। क्यों? टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, आउटसाइड टेम्परेचर बहुत ज्यादा है।
तो बॉडी क्या हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। तो बोला जाता है ना, आप लाइकवाइज पानी पीते रहो, किसी भी फॉर्म में पियो, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक छोड़ के बाकी पानी किसी भी फॉर्म में पियो, ठीक है, तो वो चीज आपको हेल्प करती है। तो वो इवेपोरेशन साइंटिफिक फिनोमिना है क्या, जब साइंस ने इसे पढ़ा था तभी इवेपोरेशन हुआ था, उससे पहले इवेपोरेट नहीं होता था? होता था, लेकिन साइंस ने अपना सारा का सारा 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 उस पे जो भी इम्पैक्ट था उसका वो सारा अपने ऊपर कैश कर लिया, सारा क्रेडिट खुद से ले लिया। ऐसा क्यों? इवेपोरेशन तो पहले से भी होता था, फिर बाद में एकदम से सारा प्रोसेस उसने क्यों ले लिया? ऐसा तो नहीं था जब साइंस ने बताया तभी इवेपोरेशन हुआ, उसके पहले इवेपोरेशन ही नहीं होता था। साइंस ने क्या किया, उसे पढ़ना सिखाया, उसे कंट्रोल करना सिखाया। कंट्रोल कैसे करना सिखाया? हम उसे फास्ट भी कर सकते थे, हम उसे स्लो भी कर सकते थे। जैसे आपने 9th में पढ़ा था, अगर इवेपोरेशन बढ़ाना है तो मैं सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दूंगा। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया को कम कर दूंगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा, और कम करूंगा तो कम हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी लेवल को कम करूंगा तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा, और ज्यादा करूंगा तो इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा। यानी मेरे पास ये कुछ प्रोसेसेस दिए गए ना, जिससे मैंने इसे क्या किया, कंट्रोल किया। तो फिजिक्स बेसिकली क्या कर रहा है, नेचर फोर्सेस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और उसे यूजेबल बना रहा है। जब तक कोई फोर्स हम कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम उसे यूज नहीं करेंगे। कोई भी मशीन हम तब यूज करते हैं जब हम वो हमारे कंट्रोल में हो। मान लीजिए इस टाइम पे समर है, गर्मी है, आपको फीवर है, एसी अपने आप से तो नहीं चलना चाहिए, तो ये क्या है, हमारे कंट्रोल में है। इसको हम जब मर्जी चला सकते हैं और जब मर्जी स्विच ऑफ कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, तभी हमारे कंट्रोल में है। तो नेचर को बेसिकली फिजिक्स ने क्या करना है, जो भी नेचर है ना बेटा, उसके बारे में स्टडी करना है, और उन फोर्सेस को, उन प्रोसेसेस को क्या करना है, कंट्रोल करना है। बेसिकली हमारे पास 3 तरह की नेचर फोर्सेस हैं। अगर हम बात करें, जो फिजिक्स जिसके अराउंड घूम रहा है अभी तक, वो 3 तरह की फोर्सेस की बात कर रहा है। एक कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी बेसिकली फील्ड की बात करूं नेचर में, एक किसकी बात कर रहा है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक बात कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं हम बेसिकली, लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ सिंगल सिंगल यूनिट की बात कर रहा हूं। एक बात करता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड की, एंड एक बात करता है वो न्यूक्लियर फोर्स। ये बेसिकली बात कर रहा है, वो इन नेचर फोर्सेस को क्या करना चाह रहा है, कंट्रोल करना चाह रहा है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, इसे कंट्रोल किया इसने, और हमें फॉर्मूला दिया एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। स्मॉल जी का फॉर्मूला दिया जी एम बाई आर स्क्वायर, जिससे हम क्या कर सके, उसकी ग्रेविटी निकाल पाए, किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी निकाल पाए, तो उसके उसके इंपैक्ट को स्टडी कर पाए। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स कौन सी होती थी, ये आपने पढ़ा था, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता था, उसके चारों तरफ क्या करता था बेटा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता था। ये क्या होता था, न्यूक्लियस। इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। तो कहता था प्रोटॉन और प्रोटॉन लाइक चार्जेस क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। तो ये बाहर क्यों नहीं निकल जाता बाय देयर ओन, ये तो बाहर निकल जाना चाहिए ना बेटा। ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये प्रोटॉन है, और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो हैं। न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज नहीं, दैट मीन्स कोई रिपल्शन या अट्रैक्शन नहीं, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन तो रिपल्शन कैरी करेंगे ना। प्रोटॉन प्रोटॉन लाइक चार्जेस हैं, दे शुड बी रिपेल ईच अदर। तो उसे तो बाहर निकल जाना चाहिए था, बट वो बाहर नहीं निकलता। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, उसने बोला देयर इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसने इस न्यूक्लियस को क्या कर रखा है, बाउंड करके रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है, और वो उन प्रोटॉन्स को बाहर नहीं निकलने देता। दैट मीन्स मैं ये बोला कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इतनी डोमिनेटिंग फोर्स है कि इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया। तो न्यूक्लियर, इसने ही, साइंस ने ही हमें बताया कि, उसने ये तो बता दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और आपके पास न्यूक्लियर फोर्स है। तो उसने बोला न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो नेचर में है दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। जिसने क्या किया, इसके प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन को, रिपल्शन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो मासेस के बीच में जो फोर्स होता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दो चार्जेस के बीच में होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
ठीक है, और उन चार्जेस को मैनेज करने के लिए, यानी इस एटम को बाउंड करने के लिए, इस न्यूक्लियस को बाउंड करने के लिए जो फोर्स चाहिए थी, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। तो ये सब बातें किसने पढ़ी? ये सब बातें हमें फिजिक्स में साइंस ने पढ़ना सिखाया, इसके बारे में बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है नेचर में। किसी को क्या पता था? कैसे बोला? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा हो सकता है? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बोथ हो सकता है। न्यूक्लियर फोर्स कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, वीक होता है और स्ट्रांग होता है। तो ये सब आपके फिजिकल वर्ल्ड में था चैप्टर में, जो आपके सीबीएसई पॉइंट से कट चुका है। लेकिन जब तक उसका पैरामीटर तैयार नहीं किया जाएगा, आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगी कि हमने पढ़ना किस लिए। फिजिक्स का मेन रोल क्या है? नेचर फोर्सेस को कंट्रोल करना और उसे पढ़ने लायक बनाना, ताकि हम उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें। तो हमें पता होगा ना, अब मान लीजिए कोई चीज, नई चीज आप एक्सप्लोर करते हो, आप किसी जगह पे गए, यहाँ पे इस टाइम पे हम दिल्ली में बैठे हैं, हमें लग रहा है गर्मी तो बहुत ज्यादा है, और हम एक ऐसी जगह पे चले गए जहाँ टेम्परेचर बहुत डाउन था, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। तो पता नहीं था, तो हम तो अपने समर के हिसाब से पैकिंग करके गए, और वहां जाके वेदर चेंज, तो सारी चीजें हमारी वेस्ट हो गई, फिर से हमें वो चीज करनी पड़ेगी। तो उससे बेस्ट तरीका क्या था? अब हम क्या करते हैं, जहां भी अगर हम नई जगह एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम सर्च कर लेते हैं। तो सर्च इंजन क्या था? गूगल। वो सर्च इंजन किसकी इन्वेंशन है? कहीं ना कहीं साइंस की इन्वेंशन है, जिसने मुझे क्या किया बेटा, उसको जाके नहीं देखा मैंने, मैं यहीं से उसके बारे में बहुत सारी चीजों को क्या कर लिया, एक्सप्लोर कर लिया। मेक अ लिस्ट, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, क्या क्या करेंसी चल रही है, कैसा है, एक्सपेंसिव है, नाइट लाइफ कैसी है, डे लाइफ कैसी है, कहाँ घूम सकते हैं, उसके नियर बाय कॉन्टिनेंट्स क्या हैं। ये सब बातें किसने बताई? कहीं ना कहीं एक साइंस इंजन ने तो बताया, जिसमें मुझे जाना नहीं पड़ा वहां पे। तो वैसे ही इसमें चैप्टर में फिजिक्स बेसिकली हमारा किसका स्टडी है? इट्स प्योरली अ स्टडी ऑफ नेचर इन बोथ क्लास 11th एंड इन बोथ क्लास 12th। हम यहाँ पे सिर्फ इन दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। ये दोनों फोर्सेस अपने पास 12th का पार्ट है, ये फोर्स अपने पास 12th का पार्ट है। इसमें से नेचर में से सिर्फ हमें अभी कौन सी पढ़नी है? 11th में हमारे पास सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो हम चैप्टर ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब बातें कौन पढ़ना सिखा रहा है हमें? साइंस पढ़ना सिखा रहा है। और साइंस का कौन सा विंग बता रहा है इसमें? फिजिक्स बता रहा है। तो फिजिक्स मेरे लिए क्या है? फिजिक्स एक ब्रांच है साइंस की, जो नेचर को और नेचुरल फिनोमिनन्स को डील करता है। ठीक है, अब इसे डील करने के लिए कुछ चीजें चाहिए। जैसे केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए मुझे एसिड्स, रिएक्शंस, ये सब चीजें चाहिए। बिना रिएक्शंस के मैं आपको कैसे बता दूंगा? बिना लिटमस पेपर के मैं आपको कैसे बता दूं कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है? बिना पीएच इंडिकेटर के मैं कैसे बता दूं कि एसिडिक है या बेसिक है? तो वैसे ही फिजिक्स को पढ़ने के लिए वी नीड सम क्वांटिटीज, जिसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। लिखें जरा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज? नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? What do you mean by physical quantities? लिखें। Physical quantities are those quantities which can be described. Physical quantities are those quantities which can be described and measured. Physical quantities are those quantities which can be described and measured by using simple laws. Physical quantities are those quantities which can be described and measured by using simple laws. यानी मेरे लिए फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वो क्वांटिटी है जिसको मैं क्या कर सकता हूं? डिस्क्राइब कर सकता हूं, और जिसको मैं क्या कर सकता हूं? मेजर कर सकता हूं बाय यूजिंग सिंपल लॉज। यानी सिंपल लॉज कौन से? फिजिक्स के लॉज यूज करके मैं उसे क्या कर सकता हूं? डिस्क्राइब कर सकता हूं, और उसे यूज करके मैं उसे मेजर कर सकता हूं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एन यू। एक ये जर्नल वैल्यू है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में है जो, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, एन यू। एन मेरे लिए क्या है? दिस इज माय न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज माय न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड यू इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड। ये दो चीजों से बनी होती है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, वन इज कॉल्ड माय न्यूमेरिकल वैल्यू
एंड वन इज कॉल्ड माय सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया 5 kg और बी लिख दिया 500 kg, तो ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा तशनीत? 5 kg मतलब केजी मतलब किसकी बात कर रहे होंगे हम? मेजर कौन कर रहा होगा? 5। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बता रहा होगा? उसकी मेजरमेंट। और सिस्टम क्या कर रहा होगा? डिस्क्राइब। यानी केजी मतलब क्या बता रहा है? किसकी बात कर रहा है वो? मास की। ठीक है, और एन क्या बता रहा है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये मुझे क्या बता रहा है? 500 kg एंड दिस इज 5 kg। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि 500 kg जो है वो न्यूमेरिकली ज्यादा वैल्यू कैरी कर रहा है एज कंपेयर टू ए। तो मैं बोलूं दोनों में से किसको लिफ्ट करना इजी है? 5 kg वाले को लिफ्ट करना इजी है। लेकिन अगर मैं इसी में ऐसे कर देता, इसको सिर्फ ऐसे लिख देता, सिर्फ इसको ऐसे लिख देता, तो क्या मैं इसको बता सकता था ये मुझे क्या कर रहा है? ये क्या बता रहा है कि क्या है ये तो सी सिर्फ क्या बता रहा है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू के मैंने क्या लिख दिया? 10 लिख दिया। वो 10 kg भी हो सकता है, वो 10 ग्राम भी हो सकता है, वो 10 न्यूटन भी हो सकता है, वो 10 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बिना यूनिट के हम स्टडी नहीं करेंगे। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है दैट मींस उसके पास कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी या कुछ ना कुछ उसका यूनिट होगा। और इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। यानी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे लिए क्या हेल्प करती हैं? इट शुड बी डिस्क्राइब्ड और मेजर करने में हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट लिखें इसी के अंदर यूनिट्स। लिखें द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी choose to measure the physical quantity of same kind, the standard amount of a physical quantity choose to measure the physical quantity of same kind is called a physical unit, is called a physical unit. The standard amount of a physical quantity choose to measure the physical quantity of same kind is called a physical unit. Essential requirements लिखें for physical units. Essential requirements of physical unit are given below. Essential requirements of physical quantities are given below. First, it should be of suitable size. यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं और उसके यूनिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यूनिट्स को पढ़ने के लिए कुछ कंडीशंस हमें जरूरी हैं। तो उसमें सबसे पहले उसने कंडीशन क्या बोली? इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज। यानी साइज क्या होना चाहिए? बहुत सुटेबल होना चाहिए, जो रीडेबल हो, जो स्टडीबल हो। ठीक है, इट शुड बी वेरी इजली एक्सेसिबल, it should be very easily accessible. It should not vary with time. It should not vary with time. It should not vary with time. Time के साथ वेरी नहीं होना चाहिए। Next, it should not depend on physical conditions. It should not depend on physical conditions like pressure, volume, etc. यानी जब हमने यूनिट के बारे में पढ़ना चालू किया ना, सबसे पहला यूनिट के बारे में पढ़ना चालू किया, तो उसने बोला कि किसी भी यूनिट को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो क्या हो? टाइम से डिपेंडेंट ना हो, टाइम के साथ चेंज ना हो। ठीक है, इजिली एक्सेसिबल हो, आसानी से मिल जाए, साइज बहुत सुटेबल हो। ये कुछ प्रॉपर्टीज उसने बताई कि जो मुझे कम से कम रिक्वायर्ड थी इसको पढ़ने के लिए। बट मुझे फिजिकल यूनिट्स में क्या पढ़ना था? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मुझे क्या पढ़ना था? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अगला टॉपिक लिखें इसी में, नेक्स्ट लाइन में अगला आर्टिकल डालना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लिखें सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स,
a complete set of units a complete set of units which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantities a complete set of units which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantities is called a system of units. A complete set of unit which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantities is called a system of units. अब यहाँ पे दो बातें आई बेटा, एक आया फंडामेंटल और एक आया डिराइव्ड। फंडामेंटल क्या होता है बेटा? जो किसी और फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होता है अदर फैक्टर्स पे। और डिराइव्ड कौन सी होती हैं? जो उन फंडामेंटल्स को यूज करके बनती है, दैट इज कॉल्ड माय डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे मिल्क, मिल्क मेरे पास क्या है? फंडामेंटल है। और मिल्क से बनने वाले जो बाय प्रोडक्ट्स है वो मेरे लिए क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। उन डिराइव्ड क्वांटिटीज से मैं मिल्क नहीं बना सकता, लेकिन मिल्क से मैं उन सब क्वांटिटीज को क्या कर सकता हूँ? डिराइव्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड हमारे पास तीन टाइप के सिस्टम्स हैं। एक है एमकेएस, एक है सीजीएस और एक है एफपीएस। यहाँ पे एमकेएस में एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। एफपीएस में एफ स्टैंड्स फॉर फुट, पी स्टैंड्स फॉर पाउंड्स एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। ये हमारे पास तीन थे। तो कितनी क्वांटिटीज हैं? एक, दो, तीन। तो फंडामेंटल कितने हुए अपने पास? एक है अपने पास मास, एक अपने पास है लेंथ और एक अपने पास क्या है बेटा? टाइम। तो मास को किस में मेजर करूंगा? यहाँ पे मैं किलोग्राम में। लेंथ को किस में मेजर करूंगा? मीटर में। टाइम को किस में मेजर करूंगा? सेकेंड में। यहाँ पे मास को किस में मेजर करूंगा मैं? ग्राम में। लेंथ को किस में करूंगा? सेंटीमीटर में। और टाइम को किस में करूंगा? सेकेंड्स में। यहाँ पे मास को किस में मेजर करूंगा मैं? पाउंड्स में। और लेंथ को? यस बेटा, बताइए, बताओ बताओ। टाइम बेटा सेकंड्स में ही होता है। ठीक है, टाइम तीनों में क्या है? सेकंड्स में है। वो जो अदर क्वांटिटीज आई ना, वो अदर फिजिकल यूनिट्स हैं उसे काउंट करने के। मिनट्स हैं, आवर्स हैं, दीज आर कॉल्ड अदर फिजिकल यूनिट्स। जो क्वांटिटीज हैं जो उससे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे लेंथ को हम एमएम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इंचेस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बट इस सिस्टम में ही करते हैं। ये हमारे स्टैंडर्ड सिस्टम्स हैं। ये एफपीएस हमारे कोर्स में नहीं है, तो इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एमकेएस और सीजीएस ये दो करने हैं। इसी का एडवांस वर्जन होता है जिसे हम कहते हैं एसआई सिस्टम। इसी का एडवांस वर्जन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एसआई सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। फटाफट से राइट डाउन करो उसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसी को ब्रैकेट में लिख लेना, बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं बेटा। फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही हम लोग बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं। तो लिखें जरा, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, those physical quantities which are independent of other physical quantities, those physical quantities which are independent of other physical quantities
and not defined those physical quantities which are independent of the other physical quantities and not defined in terms of and not defined in terms of not defined not defined in terms of other physical quantities other physical quantities are called fundamental quantities। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो एसआई सिस्टम हमने पढ़ा, ठीक है, और सीजीएस सिस्टम पढ़ा, बेसिकली ये दो साइजेस थे अपने पास, एक एसआई था और एक सीजीएस था। आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा, टेंथ क्लास में पढ़ा, आपसे क्या पूछता था, एसआई या सीजीएस? एसआई पूछता था। सीजीएस क्यों नहीं पूछता? एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है 1 मार्कर क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव के अंदर कि एसआई और सीजीएस दोनों ही सिस्टम्स हैं। चलो एफपीएस तो हमने बोल दिया ये मैट्रिक सिस्टम नहीं होता, इसलिए मैट्रिक सिस्टम नहीं है, इसलिए इसका ज्यादा फंडामेंटल यूज नहीं है, तो इसलिए हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते। इट इज नॉट अ मैट्रिक सिस्टम, तो इसलिए इसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता। और एफपीएस तो चलो हमारे कोर्स में भी नहीं है, सीबीएसई में तो हमसे नहीं पूछेगा, ना एंट्रेंस में पूछा जाता ना उसमें पूछा जाता, चलो इसको तो काटा मार दिया हमने। लेकिन सीजीएस और एसआई ये तो दोनों सिस्टम्स हैं। तो कोई बच्चा कहे सर मैं तो सीजीएस सिस्टम पढ़ना चाहता हूँ, मैं एसआई क्यों पढ़ूं? या एक कहता है मैं एसआई पढ़ रहा हूँ, मैं सीजीएस क्यों पढ़ूं? दो सिस्टम्स हैं तो दोनों के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। एसआई को ही प्रेफरेंस क्यों दी जाती है? एक क्लास में एक बच्चा होता है, पढ़ाई में भी अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, और एक बच्चा है सिर्फ पढ़ाई में अच्छा है, और एक बच्चा है एक स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो आप प्रेफरेंस किस बच्चे को दोगे? जो दोनों में अच्छा होगा। रीजन, स्कूल एकेडमिक्स भी सफर नहीं करेंगे, एक खेलने में भी अच्छा है और पढ़ने में भी अच्छा है, तो एकेडमिक्स रिजल्ट्स भी सफर नहीं करेंगे। और सिर्फ खेलने में जो अच्छा है तो फिर वो कहते हैं वो पहले नहीं पढ़ता। अगर स्कूल टीचर कोई पढ़ा रहा है और उस बच्चे को कोई बुलाने आएगा कि स्पोर्ट्स टीचर बुला रहे हैं, वो क्या बोलेंगे, पहले ही नहीं पढ़ता, आप इसको और स्पोर्ट्स में बुला लो। एक बच्चा पढ़ने में ही है सिर्फ, वो खुद ही नहीं जाएगा खेलने, तो वह कौन जाएगा खेलने, इतनी देर में मैं पढ़ नहीं लूंगा। और जो दोनों में अच्छा है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। क्यों? वो कन्वीनियंट है। कैसा है? कन्वीनियंट है। तो यहाँ पे जब सीजे सिस्टम में हम बढ़ते हैं तो जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है ना, उसका साइज जो हो जाता है दैट शुड बी इनकन्वीनियंट। वो कन्वीनियंट साइज कैरी नहीं करता, वो साइज जो है उसकी वैल्यूज जो होती हैं बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, तो उसे कैलकुलेट करना, आगे कैलकुलेशंस में सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। जबकि एसआई सिस्टम या एमके सिस्टम में जो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज की वैल्यूज होती हैं दैट शुड बी कन्वीनियंट इन साइज। आप देखते हैं आपकी वैल्यूज जो आ रही होती हैं 10 की पावर्स में आ रही होती हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 10 की पावर्स में आ रहा होता है। तो उसे कैलकुलेट करना आगे फर्दर कन्वर्जन्स में, आगे फर्दर कैलकुलेशंस में तो हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो फंडामेंटल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स बात करें तो एसआई सिस्टम में हमारे पास कितने फंडामेंटल्स हो जाते हैं या कितने बेस हो जाते हैं? एक मास, एक लेंथ, और एक टाइम, और एक हो जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, एक हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, टेम्परेचर, एक हमारे पास हो जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक हमारे पास हो जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो मास किस में होगा एसआई सिस्टम में? केजी में। लेंथ किस में होगा? मीटर में। टाइम किस में होगा? सेकंड में। इलेक्ट्रिक करंट किस में होता है? एम्पेयर में। तशनीत ये फोन को बंद करके रख दे, नहीं तो क्लास से बाहर हो जा, ज्यादा जरूरी है, क्लास से बाहर चली जा। टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एमओएल, मोल सिंबल होता है एमओएल। ल्यूमिनस इंटेंसिटीज कैंडेला,
दैट इज सी डी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये कुछ हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स हम लोगों ने स्टडी किए। फटाफट से चार्ट बनाओ। नेक्स्ट, हो गया ये। एक हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, अब ऐसे ही हम पढ़ेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है, अगला टॉपिक लिखेंगे आप, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट इज कैंडेला, CANDELA, कैंडेला, CD। नेक्स्ट लिखे डिराइव्ड क्वांटिटीज। नेक्स्ट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखिए, द क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, द क्वांटिटीज which can be expressed in terms of the fundamental quantities, the quantities which can be expressed in terms of the fundamental quantities, the quantities which can be expressed in terms of the fundamental quantities are called derived quantities. The quantities which can be expressed in terms of the fundamental quantities are called derived quantities. जैसे समझें, derived quantities, किसकी बात कर रहे हैं हम, derived quantities, यानी ये वो क्वांटिटीज होंगी जो फंडामेंटल की टर्म्स में ही हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला स्पीड, क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा अपने पास तीन सिंबल्स थे, एम, एल और टी। एम स्टैंड्स फॉर मास, एल स्टैंड्स फॉर लेंथ एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम। तो यहां पे जब हमने इसे स्टडी किया तो डिस्टेंस को कौन सा सिंबल देंगे, एल, और टाइम को टी, एंड दिस इज कॉल्ड एल टी माइनस वन। इसकी पावर क्या है बेटा, वन, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो ये क्या बता रहा है कि स्पीड जो कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी है वो किससे बनी है, लेंथ और टाइम से। मास पे क्या है, इंडिपेंडेंट, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो मैं इसमें क्या बोल सकता हूं उसे, m0 LT-1, m0 LT-1। लेकिन मैं अब आपसे डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात कर रहा हूं, तो डिस्टेंस बाय टाइम यानी स्पीड मेरे लिए क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, दिस इज कॉल्ड माय डिराइव्ड यूनिट्स। क्या हो जाएगा ये, डिराइव्ड यूनिट्स। क्या हो जाएगा बेटा, ये डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड मेरे लिए क्या है, दिस इज कॉल्ड, स्पीड इज कॉल्ड माय डिराइव्ड क्वांटिटी, and meter per second is called my derived unit, and this is called my dimension formula.
ये बातें यहीं से लिंक करके जरूरी है आपको समझना कि ये तीन टाइप से हमने एक चीज को पढ़ा। एक ही पॉइंट को हम तीन तरह से पढ़ सकते हैं। अगर मैं पूछूं आपको कि डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या हैं, तो स्पीड, फोर्स, जो भी चीजें फंडामेंटल से बनी हैं वो क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्या है, दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है। और एमएलटी की फॉर्म में जो इक्वेशन आएगी, दिस इज कॉल्ड माय डायमेंशन फॉर्मूला। तो आपको ये बातें अपने हिसाब से लिंक करनी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर। बोला मैच द फॉलोइंग्स और बोला डिराइव्ड क्वांटिटीज को, तो हम वहां पे एमएलटी की फॉर्म में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसके नेम की बात करेंगे कि वो स्पीड है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, क्या है। तो दीज आर कॉल्ड माय डिराइव्ड क्वांटिटीज, जो किससे बनी है, दैट इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल ओनली, यानी फंडामेंटल को यूज करके हमने क्या किया, उसे बनाया। यूनिट्स की बात करेंगे तो मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, कुछ भी आ सकता था। तो दीज आर कॉल्ड माय डिराइव्ड यूनिट्स, जो उसके यूनिट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। लेकिन अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला की बात करूंगा, तो वो किसकी फॉर्म में आएगा, ना मीटर पर सेकेंड की फॉर्म में, ना सेंटीमीटर पर सेकेंड की फॉर्म में, ना नेम की फॉर्म में। वो क्या बताएगा मुझे कि मास, लेंथ और टाइम पे मेरी डिपेंडेंसी कैसी है। जो ये यहाँ पे क्या बता रहा है कि मास से ये इंडिपेंडेंट है, लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि पावर क्या आ गई बेटा, नेगेटिव आ गई। नेगेटिव आने का मतलब वो डिपेंडेंसी कैसी हो गई, इनवर्सली हो गई। इज इट ओके? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने फंडामेंटल्स पढ़े, हमने डिराइव्ड पढ़े। अदर देन फंडामेंटल, अदर देन डिराइव्ड, हमारे पास दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं। अगली क्या आई बेटा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये बहुत कम यूज होता है इसका, लेकिन पता तो होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड माय सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होंगी, क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम, सप्लीमेंट्री। अदर देन एक्सक्यूज मी सर। फंडामेंटल, यस बेटा। सर जो एमएलटी था वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होगा ना? बेटा वो डायमेंशन फॉर्मूला वही तो बता रहा है मुझे कि मेरा जो क्वांटिटी बना है वो फंडामेंटल से ही बना है। ठीक है बेटा, वही तो वो तो सर डेफिनेशन तो फंडामेंटल जैसे फंडामेंटल जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, केल्विन, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल्स ना बेटा, बेस क्वांटिटीज हैं। अब जो इनसे मिलके बनी होंगी दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज बेटा। ठीक ओके है। सर। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे बोला गया अदर देन फंडामेंटल, अदर देन डिराइव्ड, हमारे पास दो क्वांटिटीज और हमने पढ़ी। हम अपने अंदर इंफॉर्मेशन में और दो पॉइंट्स गैदर किए, जिसे हमने बोला सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो ये थी हमारे पास एक एंगल, ठीक है, और दूसरा कोई बताएगा, बताएंगे क्या होता है, एंगल बोलते हैं या कहीं कहीं पे इसे क्या बोल देते हैं, प्लेन एंगल, क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। और एक में क्या बोलेंगे बेटा, सॉलिड एंगल। ठीक है, एक क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। तो इसका यूनिट क्या होगा, दिस इज रेडियन एंड दिस इज टी रेडियन। ये कभी कभार ना वन मार्कर क्वेश्चंस में आपसे यूनिट्स पूछ लेता है, तो वहां हमें पता होने चाहिए बेटा। ठीक है, तो पहला अपने पास प्लेन एंगल है दैट इज रेडियन, और दूसरा सॉलिड एंगल दैट इज टी रेडियन। ठीक है, सॉरी, ये सप्लीमेंट्री आपकी क्वांटिटीज हैं, अभी आगे पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये यूनिट के हिसाब से हमने पढ़ लिया।
अब टॉपिक 2, पहला टॉपिक था यूनिट्स के बारे में, टॉपिक 2 है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी इन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस बतानी है हमें। तो आपको इससे करने से पहले दो तीन बातें याद रखनी है कि जब भी मैं डायमेंशंस की बात करूंगा तो मैं सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज को क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। जब भी मैं डायमेंशंस निकालूंगा मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज को क्या कर दूंगा, इग्नोर। आपका पेन 1 रुपए का है, आपका पेन 1 लाख रुपए का है, वो कहलाएगा क्या, पेन। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये नहीं होगी। आपके पास एक कीपैड फोन है, आपके पास एक लेटेस्ट स्मार्टफोन है, आपके पास, दोनों के पास क्या बोलूंगा कि दोनों के पास फोन है, यानी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पे कंसीडर नहीं की जाएगी। दूसरी बात, like quantities can be added only, like quantities can be subtracted only, यानी डिस्टेंस को सिर्फ डिस्टेंस के साथ ही ऐड किया जा सकता है या डिस्टेंस से ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। वेलोसिटी को वेलोसिटी से ही ऐड किया जा सकता है और वेलोसिटी से ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस बनाने हैं वो हमारे सिंबल्स की फॉर्म में चलेंगे, यानी एमएलटी की फॉर्म में चलेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपसे करता हूं डिस्टेंस की। किसकी बात करता हूं, डिस्टेंस की। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, सिर्फ एल। तो ये मेरा डायमेंशन फॉर्मूला होगा किसका बेटा, डिस्टेंस का। नेक्स्ट मेरे से बोला स्पीड, क्या होगा बेटा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस के लिए क्या हो गया बेटा, एल, और टाइम के लिए क्या हो गया, टी, एंड दिस इज एल टी माइनस 1, ठीक है। थर्ड वन मेरी हो गई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का कौन सा सिंबल बेटा, एमएलटी में से कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट होगा, वो एल से, और टाइम टी से। तो ये भी क्या हो गया मेरे पास, एल टी माइनस 1, ठीक है। ये 3 यूनिट्स पढ़े हमने, डिस्टेंस के, स्पीड के लिए और वेलोसिटी के लिए, ठीक है। डिस्टेंस, स्पीड एंड वेलोसिटी, दीज आर कॉल्ड, भाई ये अगर डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी बोलूंगा तो इसका मतलब ये क्या है, these are called derived quantities and these are called dimensions of that derived quantities। अब यूनिट के बारे में भी अगर मैं बात करूं तो यूनिट से भी इसको चेक कर सकता था। इसे किस में स्टडी करते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर के लिए कौन सा सिंबल, एल, और टाइम के लिए टी और पावर -1। तो इससे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो कहीं कहीं यूनिट्स को यूज करके भी हम डायमेंशन यूज कर सकते हैं। इज इट ओके, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक सारी बातें। सुहानी पूछना है कुछ इसमें, नो सर। कबीर, मनत, नो सर। अपार पूछना है कुछ, नहीं सर। चलें आगे। अगला एक्सेलरेशन, फोर्थ वन इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन स्मॉल ए से रिप्रेजेंट होता है, दिस इज v माइनस यू बाई टी, ठीक है। अब मैं अगर इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट मुझे पता है क्या होती है बेटा, मीटर सेकेंड -2, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो उसका डायमेंशन यहीं से निकाल दूं मैं। मीटर के लिए क्या हो गया एल, टाइम के लिए टी और पावर एज इट इज। समझ आई बेटा बात। ऐसे ही आपके पास एक आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी। क्या वैल्यू होती थी बेटा इसकी, 9.8 मीटर सेकेंड -2। तो मेरे को एक बात बताइए बेटा, 9.8 क्या है अपने पास नंबर, इसको तो क्या कर देंगे, इग्नोर। तो मीटर के लिए क्या हो गया एल और टाइम के लिए टी -2। तो एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्स की बात करते हैं। फोर्स क्या होगा, मास इनटू
एक्सेलरेशन तो मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए LT-2, तो क्या बन गया बेटा ये MLT-2। ठीक है, वर्क डन क्या होता था बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स के लिए क्या आया बच्चे MLT-2, डिस्प्लेसमेंट के लिए L, एंड दिस इज ML2T-2। ठीक है, ये किसके लिए आ गया, वर्क डन के लिए। फटाफट से राइट डाउन करें। डन, चले आगे। वर्क डन के बाद एक अपने पास आया काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला पढ़ा हुआ था आपने 9th क्लास में, हाफ mv²। हाफ क्या हो गया बेटा, इट्स अ नंबर, इग्नोर कर दिया। मास के लिए क्या आ गया m, वेलोसिटी के लिए क्या आ गया LT-1 का होल स्क्वायर। तो इसका ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये L²T-2। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था हमने mgh। मास के लिए क्या हुआ बेटा m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी निकाला हमने LT-2, और हाइट क्या हो जाएगा L, तो दिस इज अगेन ML2T-2। तो आप देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, सेम है। ठीक है, उसके बाद आपने 9th में पढ़ा था एक टर्म जिसे कहते थे मोमेंटम, P से रिप्रेजेंट करते थे, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास के लिए m एंड वेलोसिटी के लिए दिस इज LT-1। ये क्या आ गया बेटा MLT-1। एक आपने पढ़ा था 9th में इम्पल्स, I से रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं कहीं पे स्मॉल j से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इम्पल्स क्या होता था, शॉर्ट टाइम फोर्स व्हेन यू आर स्लैपिंग समवन, हिटिंग अ बॉल विद अ बैट, तो बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए जो फोर्स लगती थी उसी को क्या कहते थे बेटा, इम्पल्स, यानी F इंटू टी। तो F के लिए क्या हुआ बेटा MLT-2, और टाइम के लिए t, तो ये पावर 1 और ये -2, तो ये क्या आ गया MLT-1। तो दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। तो ये यहां से नोट करना, मोमेंटम और इम्पल्स सेम डायमेंशंस हैं बेटा, इम्पल्स और मोमेंटम दोनों के डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे। डन, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है बताओ बेटा, समझ आया यहां तक। यानी कोई भी फॉर्मूला अपने को पता है तो हम उसको यूज करके उसके डायमेंशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलूं आगे। अब आई बात कि इसको डायमेंशनली एनालाइज करने की इंपॉर्टेंस क्या पड़ी, कि हमने ये जो डायमेंशंस निकाल रहे हैं, जब हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में बात कर ली थी, जब हमने उसके यूनिट्स के रिस्पेक्ट में बात कर रही थी, तो हमें डायमेंशनली उसे निकालने की जरूरत क्यों पड़ी। तो डायमेंशनली अगर उसे निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम उसे यूज कर रहे हैं और एक चैप्टर बना दिया गया है तो कहीं ना कहीं उसकी मल्टीपल एप्लीकेशंस तो होंगी, तभी तो। अदरवाइज ये बातें तो हम 9th 10th में पढ़ चुके थे, तो 11th में सेपरेट एक चैप्टर बनाने की जरूरत नहीं होती। तो इसका यूज क्या था, इसकी एप्लीकेशन क्या थी, तो टॉपिक लिखें, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस।
एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी डायमेंशनल एनालिसिस की। तो सबसे पहले लिखें पहली एप्लीकेशन, चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, यानी वो फॉर्मूला करेक्ट है या फॉर्मूला इनकरेक्ट है, ये बताया जा सकता है इससे। कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। सेकंड, टू कन्वर्ट, second application, to convert a physical quantity, to convert a physical quantity from one system of unit to the other system of units. To convert a physical quantity from one system of unit to the other system of units. To convert a physical quantity from one system of unit to the other system of units. Third, deduce relationship between, deduce relationship between the physical quantities. Deduce relationship between the physical quantities. Deduce relationship between physical क्वांटिटीज। तो यहाँ पे अपनी तीन एप्लीकेशंस हैं, ये 1 मार्कर क्वेश्चंस में आपसे पूछ लेता है एप्लीकेशंस क्या है डायमेंशनल एनालिसिस की। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक तो अगर मैं आपको जनरल फॉर्मूला बताऊं तो कोई भी फॉर्मूला की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि वेदर माय फॉर्मूला इज करेक्ट और इनकरेक्ट। दूसरा क्या कर सकते हैं, हम कन्वर्जन कर सकते हैं, किसमें, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। और तीसरा क्या कर सकते हैं, रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, उनके बीच में रिलेशनशिप सेटअप कर सकते हैं। ये तो इसकी एप्लीकेशन हुई। अब इसकी लिमिटेशन लिखें। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, limitations of डायमेंशनल एनालिसिस, यानी इसकी इंपॉर्टेंस तो है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसके डीमेरिट्स क्या हैं। तो सबसे पहला, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन्वॉल्व इन अ फॉर्मूला, द वैल्यू ऑफ dimensionless constant involved in a formula cannot be deducted या cannot be deduced from this method। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, the value of dimensionless constant involved in a formula cannot be deduced from this method। यानी जो डायमेंशनलेस हम हटा देते हैं, वो क्यों हटाते हैं इसके बारे में इसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, बस बोल दिया कि इट शुड बी इग्नोर्ड, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि नंबर या कोई कांस्टेंट को हम इग्नोर क्यों कर देते हैं। ठीक है। सेकंड, बाय दिस मेथड, बाय दिस मेथड इक्वेशन, द इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक टर्म्स, by this method the equation containing by this method the equation containing trigonometrical, exponential and logarithmic terms cannot be analyzed। trigonometric, exponential and logarithmic terms cannot be analyzed। Next, if dimensions are given, if dimensions are given, if dimensions are given, physical quantity may not be unique,
If dimensions are given, physical quantity may not be unique. For example, by work done and kinetic energy and potential energy and एक क्वांटिटी और होती है टॉर्क, ये भी आप पढ़ेंगे आगे चल के, टॉर्क। ये सब के सब अगर सिर्फ डायमेंशन गिवन हो, मैं आपको बोल दूं कि मान लीजिए कोई क्वांटिटी है अननोन, उसका डायमेंशन मैंने लिख दिया ml2T-2, ये लिख दिया, तो क्या मैं सिर्फ डायमेंशन देख के बता सकता हूं कि मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, या मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, या मैं वर्क डन की बात कर रहा हूं? तो ये सिर्फ अगर मेरे पास सिर्फ डायमेंशंस गिवन है तो मैं उसके बारे में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं बता सकता, यानी यूनिक नहीं। ठीक है, इसे देख के मैं ये नहीं बता सकता। कुछ क्वांटिटीज तो हैं, जैसे अगर कोई ऐसी फर्दर क्वांटिटी जिसका एक ही डायमेंशन है, एक ही यूनिट है, तो वो तो एक्सप्लेन हो गया। लेकिन कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन सेम है, तो उनको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रहेगी। तो ये आपके पास इसकी एप्लीकेशन आई और इसकी लिमिटेशंस आई, जो हमें ध्यान होनी चाहिए अच्छे से। अब एप्लीकेशन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहली एप्लीकेशन हमने चेक द फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला चेक करना है। ठीक है, सबसे पहली एप्लीकेशन क्या थी, वही चेक करना है फॉर्मूला को कि वेदर फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। तो मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन दिया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², ये दे दिया, बोला चेक द फॉर्मूला कि फॉर्मूला करेक्ट है या फॉर्मूला इनकरेक्ट है। या मैं बोलता, इससे भी हटा दूं, मैं थोड़ा सा आपको बोल दूं कि 2/3 mv², तो फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो दिमाग में क्या आता था एज पर क्लास 9, सर ये तो गलत है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। आपने क्या लिख दिया, 2/3 mv²। तो ये नहीं, हम तो क्या लिख देंगे एज पर अपने तक, अपनी नॉलेज जो अभी तक थी उसके हिसाब से, तो मैं क्या लिख दूंगा, यार फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। बट मुझे इसे कैसे चेक करना है, डायमेंशनली, और डायमेंशनली चेक करना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में मैं पहले क्या करूंगा, पहले लिखूंगा LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, इज काइनेटिक एनर्जी। वो क्या है डायमेंशन फॉर्मूला उसका, ml2T-2, हम निकाल चुके थे अभी। उसके बाद RHS, राइट हैंड साइड क्या है, 2/3 mv²। अब 2/3 इज अ नंबर, इट शुड बी इग्नोर्ड। मास के लिए क्या हो गया m, और वेलोसिटी के लिए LT-1, और पूरे का स्क्वायर है, तो दिस इज ml2T-2। तो हमने क्या देखा, LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो फॉर्मूला इज कैसा करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। करेक्ट नहीं है ये, डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि हमने किस बेसिस पे बात की है, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस ओनली। और क्लास 9 के किसी बच्चे से पूछेंगे और हमने लिख दिया 2/3 mv², तो वो क्या कहेगा, इसको आता ही नहीं। ये तो मुझे भी पता है हाफ mv² होता है, इन्होंने तो 2/3 mv² लिख दिया और हमने इसे करेक्ट बोल दिया। तो हमने किस बेसिस पे करेक्ट बोला, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। ये मेरी पहली एप्लीकेशन हुई, दिस इज माय फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस एनालिसिस। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। उसके बाद कन्वर्जन से पहले मैं एक दूसरा थर्ड वाली एप्लीकेशन बता रहा हूं, जिसमें मैं रिलेशनशिप सेटअप करूंगा बाय यूजिंग देयर फॉर्मूलाज। किस तरीके से मैं उसको यूज करूंगा, वो आपके यूनिट टेस्ट में, जिसके भी यूटीज हैं, भी स्कूल खुलते ही एक 3 मार्कर क्वेश्चन आपके पास उस पैटर्न में बनता ही बनता है। तो बहुत ध्यान से पहले एक क्वेश्चन में आप उसे पैटर्न को पकड़े, फिर उसके बाद मल्टीपल क्वेश्चंस की डिस्कशन हो जाएगी उसमें। तो पहले जरूरी है कि मुझे वो एप्लीकेशन आनी चाहिए कि हम प्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे, क्योंकि जब थोड़ा सा इसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं क्वेश्चंस में, तो हम प्रेजेंटेशन मिस कर देते हैं, और प्रेजेंटेशन गड़बड़ होने का मतलब पूरे मार्क्स आपके वहां पे ऑमिट होंगे। ठीक है, तो जरा एक क्वेश्चन लिखें फटाफट से। द पोटेंशियल एनर्जी, एप्लीकेशन नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं बेटा, जिसमें हम रिलेशनशिप डिड्यूस कर रहे हैं बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। लिखिए, द पोटेंशियल एनर्जी एक्टिंग ऑन अ बॉडी, the potential energy acting on a body may depend upon mass. The potential energy acting on a body may depend upon mass, acceleration due to gravity, and height of the given body. And height of the given body.
By the method of dimension, derive the formula. By the method of dimension, derive the formula. ठीक है. The potential energy acting on a body may depend upon mass of the body, acceleration due to gravity, and height of the given body. By the method of dimension, derive the formula. यानी डायमेंशंस के मेथड को यूज करके मुझे क्या करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है. तो उससे पहले ना एक छोटी सी बात याद रखना, कोई भी डिपेंडेंसी कितने टाइप की हो सकती है. कोई भी डिपेंडेंसी कितने टाइप की हो सकती है. एक तो वो इंडिपेंडेंट हो सकता है, एक वो डायरेक्टली डिपेंडेंट हो सकता है, और एक वो इनवर्सली डिपेंडेंट हो सकता है. डिपेंडेंसी कितने टाइप की हो गई, एक तो इंडिपेंडेंट हो सकता है, एक डायरेक्टली डिपेंडेंट हो सकता है, और एक इनवर्सली डिपेंडेंट हो सकता है. तो जब भी वो इंडिपेंडेंट होगा तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी पावर क्या आ जाएगी, जीरो. डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा तो मेरी पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव. और इनवर्सली डिपेंडेंट होगा तो मेरी पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव. ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी डिपेंडेंसी अपने पास सिर्फ 3 टाइप की हो सकती है. ठीक है. अब क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन पे इसने क्या बोला, हमें किसका फॉर्मूला डिराइव करना है, पोटेंशियल एनर्जी का. तो सबसे पहले तो जिसका फॉर्मूला डिराइव करना है उसके बारे में लिखो. वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट पे. लेकिन वो डिपेंडेंसी कैसी कर रहा है हमें पता है. इसने सिर्फ मुझे क्या बताया बेटा, कि ये डिपेंड कर रहा है. लेकिन वो डिपेंडेंसी कैसी है इसके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि उसने मास के ऊपर कोई पावर नहीं दी. उसने ये नहीं बोला ना m की पावर 4 पे डिपेंड कर रहा है, m की पावर -4 पे डिपेंड कर रहा है, या m 0 है. अगर ऐसा कुछ बोल देता तो उसका मतलब क्या था बेटा, मुझे ये पता चल जाता कि डिपेंडेंसी का नेचर क्या है. लेकिन मुझे यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसी नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 3 फिजिकल क्वांटिटीज, मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट, इन पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है. लेकिन वो डिपेंडेंसी डायरेक्टली है, इनवर्सली है, या इंडिपेंडेंट है, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है. तो मैं यहाँ पे क्या लेट कर लूं उसकी पावर को, ए, बी और सी. जब मुझे डिपेंडेंसी पता होगी तो मैं वो लिखूंगा, और नहीं पता तो मैं उसकी पावर्स को क्या, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी मान सकता हूं. ठीक है. अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा मैं क्या कर दूंगा बेटा, कांस्टेंट लगा दूंगा, दैट इज के. तो ये क्या हुआ, m की पावर a, g की पावर b एंड h की पावर c. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये सब में आपने करना है. अब आप डायमेंशंस पुट करो. पोटेंशियल एनर्जी का क्या निकाला था, ml2t-2. के कांस्टेंट एज इट इज. मास के लिए क्या हो जाएगा, m की पावर a. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज lt-2 की पावर b. हाइट इज l की पावर c. ठीक है. अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे आप, ml2t-2 एज इट इज. ये क्या हुआ, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -2b. यार ये b जो है ये तो दोनों की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, ऐसे ही ये l की पावर क्या हो गया, c हो गया. इज इट ओके. अब यहां से इसको एज इट इज रखा, ml2t-2 के एज इट इज. दिस इज m की पावर a एंड दिस इज l की पावर b प्लस c और t की पावर -2b. लिख सकता हूं. ऐसा क्यों किया, ये वाले में आप देख रहे हो बेटा बेस सेम है, इस वाले में और इस वाले में बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी एज पर प्रॉपर्टी. मास तो इंडिपेंडेंट था, लेंथ की पावर b और लेंथ की पावर c है,
और आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस सेम, मल्टीप्लाई है तो पावर शुड बी एडेड अप। ठीक है। अब आपको मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ था, अगर आपको याद हो, 2 की पावर x है और 2 की पावर 4 है, तो x की पावर को डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ। अगर बेस सेम है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, तो पावर मस्ट बी सेम, तभी तो इक्वेशन वैलिड होगी। तो यहाँ पे पावर क्या है, m, यहाँ पावर क्या है, m। तो m के ऊपर पावर क्या है, a, और m के ऊपर पावर क्या है, 1। तो बेटा मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 1। m के ऊपर पावर क्या है, a, m के ऊपर पावर क्या है, 1। a की वैल्यू क्या आ गई, 1। l के ऊपर पावर क्या है, b प्लस c, और यहाँ पे l के ऊपर पावर क्या है, 2। तो मैंने यहाँ पे इसे क्या लिख दिया बेटा, 2। थर्ड वन, t के ऊपर पावर क्या है बेटा, माइनस ऑफ 2b, और t के ऊपर पावर क्या है बच्चे, माइनस ऑफ 2। माइनस से माइनस कैंसिल, b क्या आ गया, 1। a क्या आ गया, 1। c की वैल्यू चाहिए, 1 प्लस सी इज इक्वल टू 2, और c भी क्या आ गया, 1। a b c तीनों की वैल्यूज आ गई, और हम तीनों की वैल्यूज कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, के एज इट इज m की पावर 1, g की पावर 1 और h की पावर 1। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या आ गया, के एम जी एच, वेयर के इज कांस्टेंट। अगर इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है तो आप पुट करेंगे, और नहीं दे रखी तो आप पुट नहीं करेंगे। वैसे यहाँ पे के की वैल्यू जो होती है दैट इज 1। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया बेटा, एम जी एच। और इसको चेक कर सकता हूं एलएचएस आरएचएस को सेम करके, तो मेरा फॉर्मूला करेक्ट भी माना जाएगा। ठीक है, फटाफट से राइट डाउन करें। अब डिपेंडेंसी बताओ कैसी है, मास पे पावर क्या आई, 1, तो दैट मीन्स ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है। जी के ऊपर पावर क्या आई, 1, दैट इज इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एच के ऊपर पावर क्या आई, 1, दैट इज इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। पावर आ जाती है, अगर एच की पावर 2 आ जाता, अभी अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिर वहां से क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लिखेंगे। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी may depend upon, the centripetal force acting on a body may depend upon mass, velocity and radius. Mass, velocity and radius. By the method of dimension, derive the formula. By the method of dimension, derive the formula. Mass, velocity and radius. By the method of dimension, derive the formula. By the method of dimension, derive the formula. यानी क्या बात कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, किसका फॉर्मूला बनाना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। कैसी डिपेंडेंसी है, क्या क्वेश्चन देख के पता चल रहा है, नहीं। तो पावर क्या मान लें यहां से, ए, बी और सी। उसके बाद हम क्या करते थे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आगे कांस्टेंट, वेलोसिटी बी आर सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। डायमेंशंस पुट करें, सेंट्रीपिटल फोर्स है तो फोर्स ही, एम एल टी -2, के को के रखा, एम की पावर 1, वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, एल टी -1 की पावर बी, और रेडियस क्या हो जाएगा, एल की पावर सी।
रेडियस के लिए तो एल होगा ना बेटा। रेडियस किस में मेजर करते थे, मीटर में, सेंटीमीटर में, एमएम में, इसी में तो बताते थे। तो उसके लिए डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब यहां से इस ब्रैकेट को ओपन कर दें बेटा, एम की पावर ए, एल बी, टी इज माइनस बी, और एल सी, एंड दिस इज एम एल टी -2। अब यहां से क्या कर दें, ये एज इट इज एम एल टी -2, ये एज इट इज एम की पावर ए, एल की पावर बी प्लस सी, एंड टी की पावर -b। कंपेयर कर दें अब एल एच एस आर एच एस को, तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी बेटा। एम के ऊपर पावर है ए और वहां पावर है 1, एल के ऊपर पावर है बी प्लस सी और वहां पावर है बच्चे 1, टी के ऊपर पावर है -b और टी के ऊपर पावर है -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल एंड बी शुड बी इक्वल्स टू 2, ए आ गया 1, यहां पुट कर दें 2 प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 एंड सी इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में सारी वैल्यूज पुट कर दो, के एम की पावर 1, बी की पावर 2 और आर की पावर -1। ठीक है कनिष्क, ये तेरा वाला पॉइंट आ जाएगा कि एज इट इज एम बी स्क्वेयर, और आर क्या हो जाएगा, नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल कर देंगे। ये मेरा फॉर्मूला आ जाएगा किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। ये क्या बता रहा है कनिष्क कि मास पे वो कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली, और वेलोसिटी पे स्क्वायर ऑफ द डायरेक्टली, और रेडियस पे इनवर्सली। ठीक है, तो ये फैक्टर के रिलेशंस पता चल जाएंगे हमें कि डिपेंडेंसी उसकी किस तरह से रहने वाली है। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा, फटाफट से राइट डाउन करो उसको। इंडिपेंडेंट होता तो अभी इंडिपेंडेंट वाला भी एक बताया था। डन, समझ आया बेटा क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं, जरा आप लोग एक बार ट्राई करेंगे, डायमेंशंस मैं बता दूंगा आप लोग को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम may depend upon the time period of a simple pendulum may depend upon mass of the bob, mass of the bob, 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 छोटी सी बॉल होती है बेटा, mass of the bob, length of the string, bob, 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 mass of the bob, length of the string, and acceleration due to gravity, and acceleration due to gravity. By the method of dimension, derive the formula. By the method of dimension, derive the formula. K की वैल्यू 2 पाई दे रखी है, K कितना दे रखा है, 2 पाई। ये इसने बोला एक पेंडुलम है बेटा अपने पास, ये उसकी बॉब है, बॉल, यानी इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉब, यानी स्मॉल एम पे, ये लेंथ है किसकी बेटा, स्ट्रिंग की, स्मॉल एल, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डिपेंडेंसी कैसी है मुझे नहीं पता, मैंने एबीसी मार्क कर लिया, और टी इज इक्वल टू क्या आ गया, एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और के की वैल्यू अपने पास दे रखी है बेटा 2 पाई। करना जरा निकालना, टाइम के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगा, सिर्फ टी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं m0 l0 t, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा।
कि m की पावर 0 इज 1, l की पावर 0 इज 1 और t, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारा t आएगा। k को k रखा, दिस इज m की पावर a, l की पावर b और दिस इज LT-2 की पावर c। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, k एज इट इज m की पावर a, l की पावर b, l की पावर c और t की पावर -2c। तो m0 l0 t, m की पावर a, l की पावर b प्लस c एंड t की पावर -2c। कंपेयर द पावर्स, a क्या आ गया 0, a क्या आ गया 0, यहां से b प्लस c, मेरे पास क्या आ गया 0 और -2c क्या आ गया 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई -1/2। a की वैल्यू क्या आ गई 0 और यहाँ पे b -1/2 इज इक्वल टू 0 और b कितना आ गया 1/2 विद पॉजिटिव साइन। तो a 0 आने का मतलब कनिष्क के क्या हो गया इंडिपेंडेंट, यानी मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, t इज इक्वल टू k m की पावर 0, l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2। ये लिख सकता हूँ बेटा, c की वैल्यू -1/2 आया था, तो m की पावर 0 तो इग्नोर हो गई और k की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 पाई। अब इसको l की पावर हाफ g की पावर हाफ लिख सकता हूं, ठीक है। ये g की पावर -1/2 था ना बेटा, तो रेसिप्रोकल करके क्या हो जाएगा +1/2 हो जाएगा। अब आपको पता है मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, अगर रूट एक्स है तो उसको क्या लिख सकते थे x की पावर 1/2। x की पावर 1/2 को रूट एक्स भी तो लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है वो l की पावर 1/2 यानी रूट एल, g की पावर 1/2 यानी रूट जी, तो कॉमन रूट आ गया। तो t क्या आ गया अपने पास 2 पाई रूट ऑफ l/g। ये फॉर्मूला किसका आ गया टाइम पीरियड का सिंपल पेंडुलम। अभी बेटा भारी होगी क्लास, ऊपर चेक कर ले कि ऊपर ना हो। t क्या आ गया 2 पाई रूट ऑफ l/g, ठीक है, ध्यान रहेगा। इतना पोर्शन आज आप लोगों ने कवर करके रखना है, ठीक है। कल इसमें कन्वर्जन कराऊंगा और साथ में होमोजेनिटी वाले कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो करा के ये खत्म हो जाएगा। एक प्रैक्टिस सेशन चलाऊंगा, सारे क्वेश्चंस गो थ्रू करा के ये चैप्टर खत्म हो जाएगा 3 क्लासेस में आपका, ठीक है। कल सेम टाइम 4 to 5:30, 4 to 5:30 सेम। कितने बजे मेरी तो बेटा सेम ही रहेगी क्लास, 4 to 5:30। ये ग्रुप में शेयर कर दूंगा अभी मैं PDF आप लोगों को।